नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, जैसे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। आई होप अपने वीडियोस देखे होंगे एंड यू गॉट द आइडिया कि क्या है चैप्टर के अंदर। तो जो हमने चैप्टर में किया था दैट वाज रिगार्डिंग अबाउट द मैटर, है ना। फिर मैटर के हमने टाइप्स देखे थे एंड देन मोल कॉन्सेप्ट, और कुछ हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशंस देखे थे, लाइक लॉज देखे थे, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस एंड मैनी मोर थिंग, डाल्टन की थियरी देखी। तो ये सब चीज़ें हमने कवर किए थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। वेल, अब हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखो बच्चा, आप लोगों ने बेसिकली जब फर्स्ट चैप्टर देखा था तो हमने कहा था कि मैटर, है ना, मैटर है, लाइक द होल यूनिवर्स इज़ अ मैटर। ओके, सीधी सी बात है, इनविजिबल हो विजिबल हो, हर एक चीज़ जो है मैटर से मिलके बनी है। फिर अगर आपको डाल्टन की थियोरी थोड़ी याद हो तो डाल्टन की थियोरी में उन्होंने ये कहा था दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। याद है ये वाली चीज़, है ना, ये वाला हमें बताया था डाल्टन ने। अब ये एटम वर्ड कहाँ से आया, तो बेसिकली ये एटम जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एक्चुअली ये एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एक्चुअली एटम नहीं है, क्या है, एटोमिया है। ओके, अब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब नॉट, ओके, एंड टोमिया मतलब क्या होता है, डिविजिबल। तो वो चीज़ जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम कहेंगे एटम, ठीक है, नॉट डिविजिबल या अनकटेबल, ठीक है, इसको हम लोग एटम कहते हैं। मतलब कि डाल्टन जी ने इसके लिए एटम नाम दिया बिकॉज ग्रीक में उसका मतलब ये होता है। तो इसके लिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, तो एज पर द डाल्टन, ओके, तो एज पर द डाल्टन, अब आपको पता है जॉन डाल्टन जी ने ये वाली जो थियोरी दी थी वो दी थी 1808 में, और इस थियोरी का नाम क्या रखा था बेटा, एटॉमिक थियोरी, है ना, ये वाला उसका नाम था। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो भी मैटर है वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनता है और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहेंगे, दैट मीन्स कि वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता है। बात ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं था। बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ ना तो इनकी ये जो थियोरी थी, एटॉमिक थियोरी, तकरीबन पूरी सेंचुरी हम लेके चलते हैं, ठीक है। 100 सालों तक अगर हम लोग तकरीबन गिनते हैं तो 100 सालों तक कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो इनकी इस थियोरी को चुनौती दे। एंड 100 साल आप समझ सकते हो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बट उसके अंदर उसके बीच में बहुत सारी केमिस्ट्री में डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें। 100 साल इज़ अ वेरी बिग गैप। तो उसके बाद चुनौतियाँ आ गई, ठीक है। 100 साल तक डाल्टन की थियोरी को बिल्कुल अप्रूव किया गया था, एंड उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री के अंदर, ओके, तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो डाल्टन जी ने हमें उल्लू बना दिया 100 साल तक, ऐसा तो है ही नहीं एग्जैक्टली। तो ड्यू टू सम एक्सपेरिमेंट्स, ड्यू टू सम एडवांस टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, उनको पता चला कि एटम जो है भैया वो तो डिविजिबल है। एटम जो है वो तो डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अवेलेबल है। सब एटॉमिक पार्टिकल, एक्चुअली तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, आप जब डीप स्टडी करोगे देन यू विल कम टू नो, बट हम अभी यहाँ पे 3 की बात कर रहे हैं। ये 3 का मतलब ये है कि दे आर द फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। क्या है ये, फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि मेन तो ये 3 है ही है। मतलब कि आप जो भी, ठीक है, आप जो भी एलिमेंट लोगे उसके अंदर जब एटम को देखोगे तो आपको ये सब में पाया जाएगा, ठीक है। अभी तक हम देखें तो लाइक 118 जितने एलिमेंट्स है तो सबके अंदर ये पाया जाता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है, ये तो है ही है। तो इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, और ये 3 है, ओके। जैसे आप लोगों को तो ये चीज़ पता ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके, न्यूट्रॉन। तो अब ये तीनों चीज़ें अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, बताई थी, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि भैया
ये 3 चीज़ें आपको एटम में देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि डाल्टन जी ने जो हमें कहा है कि एटम इज़ नॉट डिविजिबल, यहाँ पे ये थ्योरी उनकी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, 100 साल के बाद इनकी थ्योरी रिजेक्ट हुई एंड न्यू थ्योरी आई। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, थ्रू विच मेथड, वो हमें देखना होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। ओके, मैंने आपको ये पूरा बेस बताया कि ये सब चीज़ें बेस जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर। तो ये एटम का स्ट्रक्चर बनाने में या इसको बताने में कितनी लंबी जर्नी रही है, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है, अगर उनकी थियोरी अप्रूव हुई तो क्यों हुई, उनकी थियोरीज रिजेक्ट हुई तो क्यों हुई, कौन से एक्सपेरिमेंटल डेटा उन्होंने शो किए। इट्स अ वेरी लंबी जर्नी। ओके, बट ठीक है, चैप्टर अच्छा है। एक तरीके से आप देखो तो एक तरीके का आप हिस्ट्री पॉइंट लेके चल रहे हो। ओके, और हर एक ने क्या क्या किया था वो आप देखेंगे। तो ऐसे हेडेक लेके अगर करोगे ना बेटा तो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, मैं क्लियरली बता देती हूँ। बट इसको आप अगर मज़े से समझोगे ना, ठीक है, आप इसको ना क्यूरियोसिटी आओगे कि अच्छा एटम का स्ट्रक्चर कैसा था, किसने क्या बताया था, कैसे हुआ था ये निर्माण, एज दैट आप अगर उसको क्यूरियोसिटी को लेके चलोगे ना, देन यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग। तो अंदर वो आग जगा के रखना, क्योंकि आपने साइंस लिया है तो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। ओके, नई नई चीज़ के बारे में स्टडी करना आपको होना ही चाहिए। और जो स्टडीज़ हो चुकी हैं वो स्टडीज़ किस तरीके से उन्होंने इम्प्लाई की, उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये नेचर आपका होना चाहिए, तभी तो आप साइंस के बच्चे कहलाओगे। रटाफिकेशन करने वाले तो पॉइंट में हम साइंस बच्चे नहीं कहलाएंगे ना, यहाँ से सोचिए। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जॉन डाल्टन की जो 1808 में थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। ओके, अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या थ्योरीज आई या एक्सपेरिमेंट्स हुए और किस किस ने क्या क्या बोला था, कौन से ईयर में। अच्छा, ये अगर आपको ऐसा लगे कि ये से ग्रीक ये वर्ड है ना, वर्क मैंने लिख दिया, ठीक है, जो ये सब ग्रीक में ही होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में भी इसके बारे में खोज हो रही थी, हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट थे वो भी इसके पीछे पड़े हुए थे। और अगर मैं ये कहूँ तो एज पर द इंडियन, ओके, जो एटम है इंडिया में, एटम को हम लोग कहते हैं परमाणु। ओके, जॉन इब्राहिम की मूवी आई थी ना परमाणु, पता होगा। ठीक है, परमाणु मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसमें, एटॉमिक बम बोलते हैं ना, एटम बम। ठीक है, एटम बम मतलब कि वो बम, ठीक है, वो धमाका जो एटम से हो रहा है, तो दैट इज अ एटॉमिक बम। ओके, एटम बम। तो हमारे यहाँ पे परमाणु कहा जाता है उसको। ठीक है, तो परमाणु इज द वेरी स्मॉलेस्ट फॉर्म। और ये परमाणु जो नाम दिया था वो दिया था महर्षि कन्नर जी ने। किसने दिया था बेटा? महर्षि कन्नर। ठीक है, उन्होंने ये नाम जो था वो सजेस्ट किया था, विच इज़ कंसिडर एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हमारे जो ऋषि थे, ऋषि मुनि, ओके, उन्होंने पहले ही ये सब चीज़ें बता दी थी। बट एज यू नो कि इंडिया जो था ना, अब पॉइंट क्या होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली बात है। तो हमारे इंडियंस जो थे ना, दे वर नॉट द गुड मार्केटर्स। ठीक है, वो अपने आप को एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाए, मार्केटिंग नहीं कर पाए खुद के नॉलेज की। इसके लिए हर जगह पे हम लोगों को सिर्फ जो ग्रीक और जो फॉरेन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में ही रीड करने को आता है, उन्हीं के नाम आते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वेल, वो अभी हिस्ट्री की बात है तो उसको हम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो चलो अभी देखते हैं पर्टिकुलरली हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। ना बच्चों, फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या कैथोड रेस बोल सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट, या तो फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, अब ये नाम के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट का बता रही हूँ मैं। तो बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं ये है क्या। तो ये एक ग्लास का पूरा कंप्लीट बॉक्स है। ठीक है, पूरा ग्लास है। यहाँ पे है, ये जो फॉर्म है वो है वैक्यूम प्रेशर या वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप क्यों है? क्योंकि लो प्रेशर करने के लिए हमें पंपिंग करना पड़ता है ना। ठीक है, तो फॉर द लो प्रेशर। ये है बैटरी। ओके, दैट इज़ द हाई वोल्टेज बैटरी है। ये क्या है बता रही हूँ मैं। ये दोनों जो हैं, ये समझो ये ए है और ये बी है, और ये मेटल रॉड्स हैं। ओके, क्या है ये? मेटल रॉड्स है। ओके, माइनस के साथ जुड़ा हुआ जो मेटल रॉड है वो माइनस होगा, उसका भी चार्ज माइनस होगा। और हमें पता है माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। तो ये हो गया कैथोड रॉड।
ठीक है, और ये यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा दैट इज़ द अननोट। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर था। अच्छा, अब जनरली देखो आपको थोड़ा बहुत 9th आइडिया होगा, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डन बाय द जे थॉमसन। ओके, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डन बाय जे थॉमसन, और या तो फिर ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को हम जे थॉमसन को डिनोट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर मैं कहूँ ना तो दो ऑलरेडी साइंटिस्ट इसके ऊपर पहले से काम कर रहे थे। एक थे विलियम क्रूक और दूसरे थे जूलियस प्लंकर। ओके, ये ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो तीसरे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे दैट वाज द जे थॉमसन। ठीक है, पर इनकी जो थी वो एक्सपेरिमेंटल डेटा और ये सब काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट था। ओके, काफ़ी सही तरीके से उन्होंने बताया था, जिसकी वजह से इस पूरी डिस्कवरी को, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को जे थॉमसन के नाम पे ही हम लोग बोल देते हैं कि उन्होंने ही डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बेसिकली हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन के नाम से ही बोल देते हैं। ओके, जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ऐसा बोला जाता है, जे थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक्चुअली ये दोनों तो ऑलरेडी बहुत पहले से काम करते थे इसके ऊपर। तो देखा जाए तो डिस्चार्ज रे ट्यूब ऐसा नहीं है कि जे थॉमसन ही बाहर लेके आए, वो ऑलरेडी अवेलेबल था। ठीक है, तो ये सब था। अब इसमें हुआ क्या, इसमें थोड़ी सी हम स्टडी करते कि इसमें हुआ क्या था। तो अब ना क्या किया, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसके अंदर थॉमसन जी ने गैसेस लेना शुरू कर लिया। ठीक है, गैसेस लेना शुरू कर लिया। अब बहुत सारी गैसेस ली उन्होंने, कोई एक आधी गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, ऐसा नहीं था। ओके, ही हैड टेकन मैनी गैसेस और हर एक के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, फाइनल कंक्लूजन पे आए थे। तो ये उन्होंने गैसेस लिया, लाइक हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक, क्लोरीन गैस है, बहुत सारी गैसेस लेके उन्होंने काम किया था। तो इसके लिए अभी हम कोई स्पेसिफिकली गैस की बात नहीं कर रहे, तो कोई नाम मैं नहीं बता रही उसके अंदर। ठीक है, अब उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले बैटरी जो थी ना, ठीक है, बैटरी, उसका वोल्टेज हाई करना शुरू कर लिया। ठीक है, तकरीबन बोलूँ ना, पहले तो 5000 वोल्ट किया उन्होंने, फिर कुछ उनको ऑब्जर्व मिल ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा था, पूरा ब्लैंक लग रहा था, कुछ था ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने 10,000 वोल्ट तक, ओके, 10,000 वोल्ट तक उसका वोल्टेज बढ़ा दिया। आपको पता है वोल्टेज मतलब कि करंट जाएगा, ठीक है, करंट मतलब कि एक तरीके की एनर्जी जाएगी। तो 10,000 वोल्ट से वो इतनी ज़्यादा एनर्जी अंदर डाल चुके थे, ओके, इन गैस के अंदर, बट अगेन ही वॉज अनेबल टू ऑब्जर्व एनीथिंग, कुछ मिल ही नहीं रहा था। अब उन्होंने बोला कि भैया इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज होगा तो फट जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करूँ? तो अब दूसरा पॉइंट है कि जो वैक्यूम पंप है, ठीक है, उससे मैं प्रेशर लो करूँ, ये काम कर सकता हूँ मैं, प्रेशर लो करूँगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेसिकली मैं बात करूँ तो जैसे हम लोग जूस पीते हैं या क्या, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉ। तो आप अब स्ट्रॉ है, आप इमेजिन करो, आई डोंट हैव द स्ट्रॉ राइट नाउ। ठीक है, तो अगर जो स्ट्रॉ होती है तो उससे हम लोग जब सक करते हैं, ऐसे सक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो उसके अंदर गैस है उसको हम लोग एक्चुअली क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं ताकि लो प्रेशर क्रिएट हो जाए। एंड बेस्ड ऑन दैट लो प्रेशर जो लिक्विड होता है ग्लास के अंदर, जूस वगैरह, नारियल पानी, जो भी आप देख लो, वो लिक्विड जो है ऊपर की तरफ आना शुरू करता है। यही मेन फंडा होता है ना। ठीक है, तो हम जैसे उसको सक कर रहे हैं तो वी हैव क्रिएटेड लो प्रेशर। सक करने का मतलब ये कि जो उसमें एयर के पार्टिकल्स है उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, है ना, बात तो वही हुई। ओके, तो यहाँ पे मैं वही कर रहे हैं हम लोग मतलब कि जे थॉमसन जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वैक्यूम पंप की मदद से गैस के पार्टिकल्स को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कुछ ऑब्जर्वेशन शायद मिल जाए। तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, स्लो प्रेशर। तकरीबन मैं बोलूँ ना तो 0.001 से लेकर 0.00001 तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक उन्होंने प्रेशर कम किया। अब अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में लिखूं तो बेसिक मैं ये बोल सकती हूँ कि 10⁻², ओके, 10⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक प्रेशर को इतना लो करके गए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स जो है वो निकल गए। ठीक है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स जो है उन्होंने वहाँ से निकाल दिया और इस तरीके से उन्होंने क्या क्रिएट कर लिया, लो प्रेशर क्रिएट कर लिया। ओके, अब बताओ मैम, ट्विस्ट बताओ, क्लाइमेक्स बताओ अभी हुआ क्या उसके बाद। ओके, कुछ तो स्टोरी आगे बढ़ाओ। तो मज़े की बात ये कि उसके बाद उनको ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक है, उनको
ग्लो करता हुआ एक लाइट मिला, ठीक है, और इस तरीके से ये अजम्पशन है, ठीक है, कि इस तरीके से जो है वो रेज जो है वो जा रही हैं और पूरे के पूरे अंदर जो है वो ग्लो कर रही हैं, ठीक है, ग्लो कर रही हैं, जब टकरा रही हैं तो मस्त चमकदार हो जा रहा है, तो उनको अंदर ग्लो मिलता गया, चमक मिलती गई। तो यहाँ से क्लियर तो हो गया कि जब हमने प्रेशर लो किया तो एक रे जो है, इट्स अ ग्लोइंग चमकदार रे जो है वो पास हो रही है, ठीक है। अब अजम्पशन इस तरीके से था, ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन इस तरीके से कि ये कैथोड रे है, ठीक है, कैथोड से वो जा रही है एनोड की तरफ, एनोड इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये जो रे होगा बट ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की, तो पहला ऑब्जर्वेशन उनको ये मिला, ओके, द रेज आर पासिंग टूवर्ड्स अनोडिक प्लेट, मतलब कि एनोड प्लेट की तरफ वो पास हो रहे थे, ओके। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड the rays must contain नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ओके। देखो अभी तक जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया हुआ है अपन ने कुछ भी, ठीक है, हम लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की जो रेस थी उन्होंने बाद में जाकर इन रेस को क्या नाम दे दिया, कैथोड रेस नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कैथोड रेस, ठीक है। क्योंकि अभी तक सबएटॉमिक पार्टिकल क्या है, कैसा आइडिया नहीं है, वो इतना पता चल गया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो ये रेज जो है वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है, तो इसके लिए इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। प्लस ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो दैट इंडिकेट्स कि दीज रेज हैव द नेचर ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिव नेचर उनका रहेगा, नेगेटिव चार्ज, बेसिकली चार्ज के हिसाब से उनका नेचर रहेगा, इसके लिए वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, लाइक वो कंक्लूड कर सकते हैं, ओके। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गई। नाउ अब दो सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, नहीं आए हैं तो इसका मतलब कि आप लेक्चर अच्छे से नहीं देख रहे हो ना, ठीक है, आने चाहिए आपके दिमाग में दो सवाल। क्या सवाल आने चाहिए, मैं इसको रब कर लेती हूँ, ओके। पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन द 21वीं सेंचुरी, तो हम लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नाउ वी आर इन द एरा ऑफ द क्यूरोसिटी, ओके। हर एक के पीछे, हर एक पॉइंट के पीछे क्यों हुआ, कैसे किया, ओके, तो वाई, हाउ, व्हाट, ये सारे सवाल होते ही है। तो आपका पहला सवाल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, what happened with gas during high voltage, ठीक है, इतने हाई वोल्टेज पर गैस के साथ एक्चुअली क्या हुआ वो बताओ, ठीक है। इतना हाई वोल्टेज किया तो उसके साथ गैस का हुआ क्या, तो गैस के साथ हुआ डिसोसिएशन। गैस के साथ क्या हुआ बेटा, डिसोसिएशन। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए प्लीज़ ध्यान देना, ओके। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। अभी आप खुद सोचो कि आपके पास एक कंटेनर है, आपके उसमें गैस के पार्टिकल्स है, आप गैस को पार्टिकल्स को हीट कर रहे हो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो, मतलब क्या होगा, वो जोर जोर से यहाँ वहाँ भागेंगे, ठीक है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, टकराएंगे एक दूसरे से, और टकराएंगे, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मोशन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटता चला गया। कैसे, देखो हम लोग अगर ये अज्यूम कर लेते हैं, कि ये जो गैसेस हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपने तो हाई वोल्टेज दिया, तो ये हाइड्रोजन गैस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा दो हाइड्रोजन एटम्स के अंदर, मतलब टूट जाएगा उसके बीच का बॉन्ड, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, दो हाइड्रोजन एटम के पीछे बॉन्ड था, वो टूट गया, ठीक है, टूट गया, टूटने के बाद आपको क्या मिल गया, दो हाइड्रोजन एटम मिल गए, ठीक है, ये क्लियर हुआ, ओके। उसके बाद देखो 5000 और 7000 वोल्ट तक तो ये हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, अब बेसिकली जितनी ज़्यादा एनर्जी देते हो उतना ज़्यादा वो बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करता है, उनको अलग अलग कर लेता है, बात तो इतनी क्लियर है। तो अभी बॉन्डिंग टूटी, बेसिकली टूटी, क्यों, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक
एनर्जी के बारे में थोड़ा आइडिया हो, बचपन में 8 स्टैंडर्ड वगैरह करते थे हम ना, पेपर वगैरह रख देते थे, स्केल से यूँ रब करते थे हेयर को और उसको ले तो वो पेपर्स अट्रैक्ट होते थे, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एटम के अंदर मौजूद थी, ठीक है। अब अगर मैं आपको बता दूँ तो लाइक कैसे होता है कि न्यूक्लियस जो है लाइक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो भी टूटता जा रहा था। और जब ये फोर्स टूटा तो एक नई फॉर्मेशन हो गई, दैट इज द आयोनाइजेशन, ठीक है। क्या हो गया फॉर्मेशन? आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन में क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो हाइड्रोजन गैस है, ओके, आप समझ रहे हो, जैसे ये हाइड्रोजन गैस का एटम है, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे लाइक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है या न्यूक्लियस आप अभी बोलो, क्योंकि इतना तो अपने को पता ही है, तो इसके लिए इस चीज़ को मैं अभी यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज यू नो दिस फॉर्म्स, ओके। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट रहा है, वो टूट रहा है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। नाउ वी नो कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम हाइड्रोजन से निकाल देते हैं तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन, है ना। थोड़ा बहुत अभी 9th और 10th को भी रिकॉल करते जाओ। तो जब भी एक एटम में, ठीक है, जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो वो कन्वर्ट होता है आयन के अंदर। इतना पॉइंट क्लियर है अपने को। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टाइप के चार्जेस मिल रहे हैं, एक मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक मिल रहा है अपने को नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर हो गया? मतलब नेगेटिव, आफ्टर द आयोनाइजेशन वी आर गेटिंग द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो इन कैथोड रेस में है और ये ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स द एनोडिक रे। पॉइंट क्लियर हुई? तो हाई वोल्टेज पे हम लोगों को आयोनाइजेशन का फॉर्म मिल जाता है, मतलब कि हम लोगों को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिल जाता है। राइट नाउ आई वोंट से द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज अभी तक उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला और वो एनोड की तरफ जा रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुई? डन, ओके। अब आता है दूसरा सवाल। अच्छा मैम, चलो हाई वोल्टेज से अपन ये तो चीज़ समझ चुके हैं, अब बताइए कि लो प्रेशर से क्या हुआ? लो प्रेशर से ऐसा तो क्या हुआ? तो जब लो प्रेशर की बात करते हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ पर what happened during लो प्रेशर। ओके, लो प्रेशर पे क्या हुआ और तकरीबन प्रेशर कितना ले रहे हैं हम लोग, 10⁻² से लेकर 10⁻⁴। कई की जगह 10⁻³ भी लिखा होता है, ठीक है। मर्क्यूरी है, mm लिख सकते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इससे क्या हुआ? तो इससे सबसे पहली चीज़ ये हुई, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये हुई कि जो मैंने आपको कहा कि वैक्यूम जनरेट होने पर जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो पार्टिकल्स थे, अब वैक्यूम जनरेट किया मतलब कि हम लोगों ने बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स निकाल दिए। तो जब बहुत सारे गैस के पार्टिकल निकाल दिए तो जगह खाली हो गई, ठीक है, जगह खाली हो गई तो अब जो एटम्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब कि उनके पास स्पेस ज़्यादा हो गया। स्पेस ज़्यादा हो गया तो एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए, है ना। समझो, एक क्लास के अंदर ना, एक रूम में अपन 50 लोग जो है वो भर देते हैं, तो ऐसे सब चिपक के बैठे हुए ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल चिपक के, रूम छोटा सा ही है, ओके, चिपक बैठे हुए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग कुछ लोगों को भी बाहर निकाल देते हैं ताकि थोड़ा सा सफोकेशन हट जाए, ठीक है, और प्रेशर जो है वो लो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने 50 में से 25 लोगों को बाहर निकाल दिया। अब कितने बज गए, 25, तो आराम से पाँव फैला के बैठे रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, जो चिपके हुए थे अब दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, एटम्स जो है वो एक दूसरे से दूर हो गए, ओके, एटम्स मूव फार अपार्ट, ठीक है, एक दूसरे से वो दूर हो गए। हे भगवान, क्या लिखती जा रही है, ओके, दूर दूर हो गए यहाँ पे। दूसरा क्या हुआ इसके अंदर, दूसरा, अब देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स निकले ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकले। अभी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के पास और ज़्यादा स्पेस आ गई तो वो और ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेंगे, ठीक है। सो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, ओके, दे वर ट्रैवलिंग विथ हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड से जा रहे हैं। एंड हाई स्पीड से जाते हैं जो एटम्स थे, जो अभी तक
जो अभी तक आयोनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, उनके साथ टकरा रहे हैं। ओके, वो कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड विथ अदर एटम्स के साथ कोलाइड हो रहे हैं तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, यूँ आए, ठीक है, ये हुआ, ओके, ये आया, ये टकराया और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आगे चले गए, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे किसी और को टकरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और आगे निकल गए, तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड, ठीक है। अब अगर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो आप खुद सोचो कि ये पूरा का पूरा यूँ ग्लो करता हुआ, ठीक है, पूरी रोशनी जो है वो ग्लो करते हुए जाएगी। ओके, तो इसका मतलब कि जो हम लोगों को ग्लोइंग नेचर है गैस का वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ग्लोइंग नेचर ऑफ गैस वॉज ऑब्जर्व्ड क्लियरली, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल आते हैं कि हाई वोल्टेज क्यों किया था, अगर आपसे सवाल आता है कि लो प्रेशर क्यों कंडक्ट किया था, तो ये इनके रीजंस हैं। डन, क्लियर। अच्छा, अभी ख़त्म नहीं हुआ टॉपिक, स्टिल वी हैव मैनी मोर थिंग्स टू नो। तो पहले आप इसको लिख दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर कैथोड रे क्या है वो क्लियर हो गया ना। अब कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज़ तो बतानी पड़ेगी कि ये रेस कैसी होती हैं, ठीक है, कैसे ट्रैवल करती हैं, इनका क्या नेचर होता है। तो ये कैथोड रेस के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टी की डिस्कशन करेंगे, प्लस एक और चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। पहले आप इतना लिख दीजिए, बिकॉज देन आई हैव टू रब द बोट। ओके, इतना लिख दीजिए पहले ना बच्चों। देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट तो हुआ था, अब आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट्स जो भी होते हैं उसके लिए उनको वो प्रेजेंट करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द कमिटी, ठीक है, लंदन में जाकर। तो ऐसे तो करेंगे नहीं, पहले खुद को भी तो श्योरिटी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने एक कंफर्मेशन किया कि भाई कैथोड रेस एक्चुअली नेगेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके, और दूसरी बात कि कैथोड रेस ही है ना जो ग्लो हो रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लिया। क्या चेंजेस कर लिया कि ये जो स्क्रीन है, ठीक है, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे एक कोटिंग कर दी, ठीक है, यहाँ पे एक कोटिंग कर दी उन्होंने। किसी कोटिंग कर दी? ये कोटिंग कर दी उन्होंने जिंक सल्फाइड की, ठीक है, जिंक सल्फाइड की उन्होंने कोटिंग कर दी। क्यों करी बताती हूँ मैं। और इसको नाम देते हैं हम लोग फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। तो अब ये क्यों की, इनको यही देखना था कि ये जो रेस निकल रही हो नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। अब जिंक सल्फाइड जो होता है वो क्या होता है, उससे कोई भी चीज़ टकराती है ना तो ग्लो करना शुरू करता है, बम 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 बम, ठीक है। तो वो चीज़ उनका था। तो अब क्या हुआ ना कि जब उन्होंने ये पूरा सिस्टम जैसा था वैसे कंटिन्यू किया, और उसके बाद जब उनको ये रेस जाते हुए नज़र आ रही हैं, ग्लो करती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये तो क्लियर था ही क्योंकि उन्होंने पहले भी ये चीज़ ऑब्जर्व की थी। और जब ये रेस टकरा रही हैं किसके साथ, एनोड के साथ, एनोड के साथ टकरा के वो आगे जब जा रही हैं, ठीक है, पॉइंट को सुनना, ये एनोड के साथ टकरा के जब आगे जा रही हैं, तो आगे जब जा रही हैं तो वो सीधा टकरा रही हैं स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन की तरफ जैसे टकरा रही है तो आपको मतलब उनको वो जो था वो ब्राइट स्पॉट्स दे रही, ठीक है। क्या दे रही थी यहाँ पे, पूरा का पूरा एक ब्राइट स्पॉट्स दे रही थी, ब्राइट स्पॉट्स। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ ना तो ऐसा किताब में लिखा होते हैं, बहुत सारी किताब में लिखा होता है कि वो फेंट ग्रीन कलर के स्पॉट्स दे रही थी, ठीक है, हल्का हल्का ग्रीन कलर का स्पॉट्स मिल रहा था उनको। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एनोड से जो रे निकल रही है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाली रे है। ओके, क्योंकि एनोड से जो भी रे निकलेगी अगर वो आपको कलर देती है, अगर वो आपको इमेज दे रही है, ब्राइट स्पॉट्स दे रही है, दैट मीन्स कि इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया, जो कैथोड रेज है, ओके, द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, लाइक दे कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और आगे जाकर इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। अच्छा, हालांकि आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो की, बट इलेक्ट्रॉन नाम इन्होंने नहीं दिया था। इलेक्ट्रॉन नाम जो था, ओके, नेम वॉज सजेस्टेड या वॉज गिवन बाय स्टोनी, ठीक है, स्टोनी जी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसा नहीं कि इनकी स्टडी के बाद हुआ था। बेसिकली अगर बात कहूँ मैं तो
माइकल फैराडे के टाइम पे, क्योंकि माइकल फैराडे जो थे ना वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में खोज कर ही रहे थे। ओके, तो वो उस टाइम पे उनके साथ ही काम कर रहे थे, वो सिर्फ उनके पास था ही वो चीज़। तो बेसिकली हम लोग ना फैराडे की स्टडी को ज़्यादातर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स जो भी हमें करना होता है। तो इसके लिए वो यहाँ पे इस वाली केमिस्ट्री में भी ऐसा इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बट इसके लिए वो नाम उन्होंने पहले ही दिया हुआ था, एंड बेस्ड ऑन दैट हम कह सकते हैं कि यही नाम जो था वो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे, नेगेटिव चार्ज आ गया और उसका नाम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रखा गया, एंड उन्होंने जो नाम दिया था स्टोनिस जी ने, वही नाम जो था वो कंटिन्यू होने लगा। ओके बेटा, तो पॉइंट क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कैथोडिक रे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या नेचर है उनका। ठीक है, कैसा नेचर है, कब डिफ्लेक्ट करती हैं, डेविएट करती नहीं करती हैं, स्ट्रेट लाइन में जाती हैं या वेवी नेचर है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ओके, क्योंकि आप जब चीज़ जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, पूरी तैयारी करके जाते हो ना, तो आज अगर जे थॉमसन जी प्रेजेंट करने जाएंगे अपनी एक्सपेरिमेंट को, तो वो पूरी की पूरी तैयारी करके जाएंगे, ठीक है, ताकि उनका कोई रिजेक्शन ना हो पाए। तो चलो वही हम देख लेते हैं कि क्या तैयारी उन्होंने की और कैसे हमें भी तैयारी करनी है। तो इसको नोट डाउन करना कुछ तो कर लीजिए, एंड देन मैं इसको रब कर लेती हूँ, एंड वील मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड। ना बच्चा स्टार्ट करते विद द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो देयर आर 5 मेन प्रॉपर्टीज। तो चलो एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस अवे फ्रॉम द कैथोड। ठीक है, जिसका मतलब है कि कैथोड रेज जो है वो कैसे ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। कैसे पता चला इसके बारे में, तो जो हमने अभी डिस्चार्ज ट्यूब देखा था ना, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे कि आप अभी थोड़ा इमेजिन कर लो कि ट्यूब है और उसमें से कैथोड रेज जो है वो निकल रही है। ओके, कैथोड रेज जो है वो निकल रही है, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके का समझो फैन रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी गई थी, और वो फैन का जो इमेज था वो एग्जैक्टली वो स्क्रीन पे जो है वो हम लोगों को मिल रहा था। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये जो लाइन्स है वो स्ट्रेट लाइन्स हैं। समझे इस बात को, नहीं समझे? चलो और एक एग्जांपल दे रही हूँ। हम लोगों का शेडो बनता है। ठीक है, हमारा शेडो कब बनता है, जब सन हमारे पीछे होता है। ठीक है, उसकी रेस हम पे फॉल डाउन होता है ना। ठीक है, जैसे सन है, ये एक बंदा है, ओके, इसके पीछे सन है। ट्रिग्नोमेट्री वाला देखा था ना 10th में, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था कि सन की रेस जो है जब उस बंदे पे गिरेगी तो वो बंदे का जो शेडो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। ओके, अब हमें पता है कि चैप्टर वो वाला याद करो, लाइट रिफ्लेक्शन वाला 10th स्टैंडर्ड का। तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो हम उसकी लाइंस कैसे काउंट करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन आती हैं, है ना, और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। याद है थोड़ा बहुत? ओके, अब यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट द पॉइंट इज दैट कि इतना क्लियर है कि सन से जब रेज आती है तो कैसे आती है, इन्फिनिटी से जब आती है तो स्ट्रेट रेज आती हैं। ओके, और ये स्ट्रेट रेज आती है तभी जाके हमारा शेडो बनता है, मतलब हमारी इमेज बन रही है। ओके, चलो इसको थोड़ा और विस्तार में बोलूँ मैं, तो हम लोग जो हमारी इमेज देखते हैं मिरर में, तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, यही था ना कि हमारी जो लाइट है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से सीधा रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट स्ट्राइक हो रही है मिरर पे, और हमारी जो बॉडी है वो पूरा का पूरा वहाँ पे इमेज शो कर रहा है। ओके, तो जो लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन्स आ रही है। तो इन्हीं सब फिनोमेना के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि जब हमने यहाँ पे एक व्हील रखा या एक फैन रखा, ओके, और जब कैथोड रेज वहाँ से पास हो रही है, ठीक है, तो लाइक आई एम द फॉर्म, लाइक मेरी एक शक्ल है और पीछे कैथोड रेज आ रही है। तो कैथोड रेज जब आ रही है तो वो सीधा जब मुझे टकरा रही है तो मेरी एज इट इज़ हूबहू इमेज जो है वो सामने मिरर की तरफ स्क्रीन में दिखाई दे रही है। तो ये हूबहू इमेज आई, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज जो है वो कैसे है, दे आर स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, दूसरा, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी इन कंपोज्ड ऑफ मटीरियल पार्टिकल। ठीक है, कंपोज ऑफ मटेरियल पार्टिकल बोल सकते हो या कंपोज ऑफ मास बोल सकते हो। चलो थोड़ा इजी बता दूं मैं, कंपोज ऑफ सम मास मतलब क्या हुआ और ये कैसे पता चला। तो सेम कैथोड रे ट्यूब की आप बात कर रहे थे, ठीक है, वो इमेजिन कर लो कि पूरा ट्यूब है। अब यहाँ से कैथोड रेज जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कैथोड रेज जो है वो ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पे एक जो है वो व्हील रख दिया था। ठीक है, एक जो है वो व्हील रख दिया था। अब क्या हो रहा है ना कि व्हील जो है वो रोटेट होना शुरू हो रहा है, ठीक है, अपनी जगह पे यूँ घूमना शुरू कर रहा है, जबकि हमने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं, ठीक है, अपनी जगह पे घूम रहा है। अब आप सोचो, दैट मीन्स ए काइनेटिक एनर्जी, मोशन आया, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कब करता है, आज अगर मेरे सामने एक बंदा है, मैं उसको धक्का दूंगी तो वो आगे जाके गिरेगा, ठीक है, मतलब रेस्ट पे था, मैंने पुश किया, वो आगे जाके गिरा तो मोशन में आया, ठीक है। तो मैंने पुश किया
तो मेरे में कुछ तो वज़न होना चाहिए, ठीक है, मेरे में कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए। तो यही पॉइंट बता रहा है कि अगर व्हील रोटेट कर रहा है, मतलब कि जो कैथोड रेस है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है और उसमें कुछ ना कुछ वज़न भी है, वज़न होगा तभी तो वो उसको पुश कर पाके उसको रोटेट करवा पाएगा, वरना कैसे करेगा। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया दैट दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज सम मास उसके अंदर है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। तीसरा, वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहे हैं नो डाउट, ठीक है, बट जैसे ही वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आ जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि ये सारी कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड रख दिया या कुछ मेटल रख दिया, ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला, तो अभी हमें पता है ये कैथोड रेज का हमने क्या चार्ज बोला है, हम कह रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और ये चीज़ साबित भी हुई जब ये नीचे की तरफ बेंड होना शुरू हो गई, ठीक है। तो नीचे की तरफ जब बेंड हो रही है दैट मीन्स की डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब देखो स्ट्रेट लाइन जाते जाते वो मुड़ जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे भी उसको अपना हम सफ़र मिल गया, मतलब कि जहाँ पे भी उसको पॉजिटिव पॉइंट मिल गया तो वहाँ पे वो मुड़ जा रही है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम जब हम लोग नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स रखते हैं, ठीक है, तो तभी भी हम लोग देख रहे थे कि वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब देखो टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड टूवर्ड्स द साउथ, अभी आपको थोड़ा वो 10th याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर था, ठीक है, उसमें हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज का मैग्नेटिज्म का फ्लो होना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी कहाँ रखी है, उस बेसिस पे या तो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा या तो साउथ की तरफ। वेल राइट नाउ इसका कोई पॉइंट बन नहीं रहा, बस इतना पॉइंट बन रहा है कि जब मैग्नेटिज्म के संपर्क में आ रही हैं तभी भी वो क्या कर रही है, अपना रास्ता बदल दे रही है, तो मतलब डिफ्लेक्शन। तो इन द एब्सेंस, ओके, तो ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द कैथोड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनके एब्सेंस में, पर जैसे ही फील्ड्स आ जा रही है तो उनका डेविएशन हो जा रहा है, ओके। देन बात करते हैं फोर्थ की, दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक द हैवी मेटल। अब क्या था ना, जैसे आपको पता है कि ये वाला एक मेटल है और यहाँ से कैथोड रेज निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से कैथोड रेज निकल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एनोड की जगह पर, ठीक है, यहाँ पे एनोड की जगह पे मैं बहुत हैवी वाला एक मेटल ले लूँ, जैसे कि सिल्वर ले लो, ओके, टंगस्टन ले लो, ऐसे हैवी मेटल आप लोग, तो जब ये टकराएगी ना, ठीक है, जब ये उस हैवी मेटल से टकराएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो रेस निकालेगी। और कैसी रेस निकालेगी, स्ट्रेट रेस निकालेगी। और इन रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स रेस। तो जो एक्सरे की मशीन होती है ना, वो एक्चुअली इसी तरीके से बनी होती है। वो एक्चुअली कैथोड रेस को स्ट्राइक करवाते हैं विद हैवी मेटल, और उसके बाद जब वो रेस डिफ्लेक्ट होकर निकलती है, स्ट्रेट नहीं जाती है, ठीक है, डिफ्लेक्ट होकर निकलती है, तो हमेशा सीधी जाती है। और ये सीधा, और वो इतनी फास्ट होती है कि सीधा हमारी बॉडी के आर पार, हमारी बॉडी के पार हो जाती है, और जो भी हमारा अंदर का ढांचा है उसको वो पूरा इमेज हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये एक्सरे एक्चुअली इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग फिफ्थ इज कंसिडर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका MCQ वगैरह में ट्विस्ट लाता है। तो ये है कि भैया नेचर क्या है, ठीक है, CR का मतलब कैथोड रे का नेचर क्या है। सबसे पहली बात कि कैथोड रे जो है वो कोई भी गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये कि आप उसके अंदर हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, आर्गन ले लो, वॉट एवर द गैस यू विल टेक, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सीधी जाएगी, जो उसका नेचर है वो एज इट इज़ रहेगा। तो गैस पे कोई डिपेंड नहीं करता है। दूसरा वो डिपेंड नहीं करेगा मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है, जो हमने कैथोड और एनोड की जगह जब हमने मेटल की प्लेट्स ली थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ द गैस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। ये क्यों पता चला था कि हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे ये रीज़न है कि जब इसका चार्ज बाय मास का जब रेशियो लिया गया, ठीक है, चार्ज बाय मास का जब रेशियो लिया गया, तो इसकी वैल्यू फिक्स आने लगी 1.759 इंटू 10⁻11 चार्ज इज कूलम एंड मास इज द kg, ठीक है। तो कूलम पर kg, कूलम पर किलोग्राम, यहाँ तो फिर 1.759 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ओके। ये हर बार कांस्टेंट वैल्यू आई, ठीक है, कोई भी गैस लिया, कुछ भी लिया, हर बार
ही वॉज गेटिंग ड्यू टू द कैलकुलेशन ही वॉज गेटिंग द सेम वैल्यू। तो ये कांस्टेंट आया, इसका मतलब कि क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज में कोई मैटर नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन का मास हर गैस में सेम है। अगर आप स्टार्टिंग वाला जो हमने शुरू की थी, जब मैंने लेक्चर को शुरू किया था, मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ओके आर नथिंग बट द वी कुड से दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये चीज़ बोली थी हम लोगों ने। ओके ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल पार्टिकल्स की ये हर जगह मौजूद है, हर एक एलिमेंट में मौजूद है, ये हर एलिमेंट में मौजूद है। इसके लिए इनका काम, दे हैव सम फंक्शन एंड द फंक्शन इज सेम फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। दैट्स वाई उनका रेशियो जो है मास का और चार्ज का रेशियो जो है वो हर बार सेम आ रहा था। तो इस बेसिस पे ये कैलकुलेशंस किए थे जे थॉमसन ने, और इस कैलकुलेशंस के बेसिस पे हम लोगों ने ये वाली 5th पॉइंट जो है वो जनरेट कर ली। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है वो जे थॉमसन ने बताई थी 1897 में विद द एक्सपेरिमेंट। बड़ा सा यूज एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए, और फिर उसके लिए बताया था कि वो एक्सपेरिमेंट का भी कोई यूज़ है नहीं, तो वो बता नहीं रही हूँ मैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हुए। ठीक है, बाकी हल्के फुल्के प्रॉपर्टीज़ और भी हैं तो आप लिख सकते हो। ओके, जैसे कि 6 पॉइंट आप लिख सकते हो। कैथोड रेस आयोनाइजेस द गैस। ठीक है, वो हमने लिखा था ना कि गैस जैसे H2 जो है वो टूट जाती है, आयोनाइज हो जाती है, तो वो यही कर रही है। ठीक है, उसके अलावा कैथोड रेस ग्लोज टू द फ्लोरेसेंस स्क्रीन। ठीक है, फ्लोरेसेंस स्क्रीन की तरफ जैसे टकराती है तो वो ग्लो करती है, ये भी है। तो ये वाले जो पॉइंट्स है वो हम थियरी में ही बोल रहे थे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं लिखा। जो मेन है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, विच इज़ कंसिडर द नेचर ऑफ कैथोड रेस। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। ना बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि जे थॉमसन जी ने हम लोगों को रेशियो दिया, चार्ज बाय मास का रेशियो दिया, विच इज़ द कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, चार्ज बाय मास का रेशियो दिया, दैट इज़ 1.759 ओके ग्राम पर ओके इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये उन्होंने हमें मास चार्ज दिया। ओके फाइन, बट अभी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली जो चार्ज है वो नहीं पता चला है। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो नहीं पता अपने को। तो ये चार्ज निकालने के लिए मिलिकन जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज़ द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, विच इज़ कंसिडर फेमस एक्सपेरिमेंट। अब अपने लेवल पे इसके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं होती है, ठीक, बट थोड़ा सा आपको बताना मैं पसंद करूँगी ताकि आपको पता चले कि एक्सपेरिमेंट था क्या ना, कैसे किया। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। अपने बुक में भी थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ज़्यादा उसका कुछ सवाल वाल आते नहीं है, ना कंपटीशन में आता है और नहीं कहीं और आता है, पर समझना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक तरीके का ऐसे कुछ अपैरेटस बनाया। ठीक है, ये एक पूरा मेटल का डब्बा बनाया था, और यहाँ पे उन्होंने 2 प्लेट रख दी। ठीक है, 2 राउंड शेप की प्लेट रख दी, और एक प्लेट में छोटा सा होल कर दिया, छेद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने रखा ये एटमाइज़र। ओके, ये एटमाइज़र क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो स्प्रे मशीन। ठीक है, स्प्रेयर फुसफुस करते हैं ना, बस उतना ही। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने क्या रख दिया? ऑयल रख दिया। क्या रख दिया? ऑयल रख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो था, ये था उनका माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था ये। ठीक है, ताकि वो अंदर देख पाए हरकतें क्या हो रही हैं। और ये जो उन्होंने यहाँ पे फिक्स किया, दैट इज़ द एक्सरे मशीन फिक्स कर ली। ठीक है, ताकि एक्सरे जो है वो अंदर रेस जाएंगी। अब यहाँ से उन्होंने क्या किया, और ये दोनों प्लेट्स के ऊपर बैटरी को कनेक्ट कर लिया, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये प्लेट थी नेगेटिवली चार्ज और ये प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, हुआ क्या? हुआ इससे कि जब उन्होंने यहाँ पे फुसफुस किया, तो अपन को पता है कि जब भी हम लोग फुसफुस करते हैं तो जो लिक्विड होता है उसके ड्रॉपलेट्स बन के निकलते हैं, है ना। तो आप विजुअलाइज करो कि जैसे फुसफुस किया तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो थे वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब उन्होंने छेद बहुत छोटा रखा था, ये शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा बना दिया। ठीक है, बहुत छोटा छेद रखा था, ताकि ड्रॉपलेट्स में कुछ ही लाइक 1-2 ड्रॉपलेट नीचे नीचे आ पाए, ताकि ज़्यादा, देखो एक्सपेरिमेंट हमेशा छोटी चीज़ों पे किया जाता है, बल्क पे नहीं किया जाता है। ठीक है, ताकि एक एक ड्रॉपलेट आएगा तो वो उसको ऑब्जर्व करके कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो समझो कि ये जो ड्रॉपलेट है एयर, ठीक है, ये नीचे की तरफ इस होल से नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे समझो कि ड्रॉपलेट आ गया। ओके, अब बट ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं वैक्यूम पम्प तो नहीं है, मतलब इतना तो क्लियर कि गैस तो अंदर होगी पूरा वैक्यूम तो होगा नहीं। तो पर मान के चलते कि यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मैं कोई गैस का नाम दे नहीं रही, क्योंकि उन्होंने बताया भी नहीं है। तो ये कुछ गैस के पार्टिकल्स है। अब ये जो एक्सरे है ना, ठीक है, एक्सरे की मशीन से वो एक्सरे के जो रेज है वो अंदर की तरफ बम्बार्ड कर रहे हैं।
ओके तो क्या होगा, जैसे अभी हमें पता है कि एक्सरे जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होते हैं, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो गैस के एटम्स होंगे, वो क्या कर लेगा, उनको आयोनाइज कर लेगा। अब आयोनाइज हम लोगों ने जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट में देखा, ठीक है। आयोनाइज का मतलब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा और जो भी हमारा गैस होगा वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये हुआ क्या ना, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो उसको चिपकना ज़रूरी है। तो बेसिकली ये जो ड्रॉपलेट है ना, ठीक है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो चिपक गए, ठीक है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है चिपक गए। तो ये है ड्रॉपलेट, ऑयल का ड्रॉपलेट, ठीक है, और इसके पीछे लाइक इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चिपक गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन चिपक गए तो आप खुद सोचो कि ये कैसा चार्ज हो गया, बट ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के हैं, हम ऐसे तो कैसे पता करें, तो कहीं पे चिपकाना ज़रूरी था उसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसके लिए उन्होंने ऑयल का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑयल लिया। अब देखो बेटा, अब पॉइंट को समझना, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये कैसा है, ये कैसा है, ये है नेगेटिव चार्ज, मतलब इससे वो रिपेल करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये कैसा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। अब आप सुनना, अब आप देखो इसको अच्छे समझो। तो ये जो पूरा ऑयल ड्रॉपलेट है, इसके पास अगर देखा जाए तो दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं। एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज mg, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे आया था, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स चुपके हुए हैं इसके यहाँ पे, ठीक है, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चुपके हुए हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, इसके लिए वो अट्रैक्ट होगा ऊपर वाली प्लेट के साथ, तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक अब ये चार्ज के हिसाब से देखो, ये नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ द मास, बात समझ मैं क्या बोल रही हूँ, ये नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ द मास, ग्रेविटेशनल मास के ऊपर लगती है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, बट ये ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ द चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है, वो ऊपर की जो प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आया चार्ज और ये आया मास, ओके। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स चार्ज के हिसाब से लग रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब, ठीक है, अब ये बार बार वोल्टेज चेंज कर रहे थे, ये कर रहे थे, एक टाइम ऐसा आया जब एक ऐसा वोल्टेज आया और ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जब ना ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना, ठीक है, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये हवा में लटकना शुरू कर लिया, ठीक है। ये ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो गया, हवा में लटक रहा है, मतलब कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इसको फोर्सेस लग रहा है, तो इसको टग ऑफ वॉर की तरह समझो कि यहाँ खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है, एक टाइम पे वो बीच में आ गया, वो कहीं मूव नहीं कर रहा। दिस इंडिकेट्स कि ये दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, ओके। तो जब ये फोर्स इक्वल हो जाए, देखो अब ये जो g है इसका मास पता है अपने को, ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दो, ओके, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी लगा रहे हैं, बैटरी तो उन्हीं के हाथ में, तो वो भी उनको पता है। तो बेसिकली जो चीज़ पता है अगर हम उसको अलग कर दें, तो मैं यहाँ लेके जाती हूँ, इसको यहाँ पे लेके आती हूँ, तो क्या हो गया, Q अपॉन M इज इक्वल्स टू G अपॉन E, ठीक है। तो ये जो उन्होंने वैल्यू निकाली थी, ओके, ये वैल्यू जो उनको मिली वो वैल्यू, बट ऑब्वियसली ये वही रेशियो है, ये वही रेशियो जो जे थॉमसन ने निकाला था, ठीक है। दिस इज द चार्ज, दिस इज द मास, ओके। तो वैसे हमने उसके पहले E अपॉन M लिखा था, यहाँ पे चार्ज को अपन Q बोल देते हैं, ठीक है। तो यही वैल्यू थी 1.759 इंटू 10⁸ ग्राम पर कूलम, ठीक है, यही वाली वैल्यू मिली। तो मतलब कि जे थॉमसन की उसकी वैल्यू सेम निकली, ओके, वो पॉइंट क्लियर आ गया। अब यहाँ से उन्होंने ड्यू टू सम कैलकुलेशंस एंड मैनी मोर थिंग्स करके उन्होंने फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है, जो मतलब जो चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो मास वैसे तो नहीं पता, बट इतना तो क्लियर है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस उसके अंदर उन्होंने डाला होगा, वो उन्होंने कैलकुलेशन करके डाला होगा, तो उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन करते करते उनको एक वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, ओके। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना, तो एक्चुअली उनको वैल्यू मिली थी कुछ 1.59 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मिली थी, और अभी जो हम लोग एक्सेप्टेंस वैल्यू जो हम लेते हैं वो 1.6 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए उनको वैल्यू मिली थी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो इसके लिए नेगेटिव में, तो ये वाली उनको वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम क्लियर हो गए, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का खुद का एक चार्ज था, ठीक है, कुछ वैल्यू थी, तो क्या थी, तो ड्यू टू दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.609 ऐसा कुछ है इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। देखो तुमसे एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा जाएगा, तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा जो मैंने बताया है, बट
अगर मैं आपको सिंपल बोल दूँ कि बाय मिलीकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये हुआ तो थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगता है, ठीक है। 5-7 मिनट लगे बट क्या थोड़ा मज़ा आता है समझने में कि अच्छा क्या हुआ था उस दौरान। तो बस मेरा वो पॉइंट था आपको इंटरेस्ट दिलवाना और आपको समझाना। ओके, अब उसके बाद देखो, जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास की वैल्यू इतनी है, तो क्या अभी हम लोग मास निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का? यस, निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब तो ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। ओके, तो E बाय एम इज़ 1.759 इंटू 10⁸ ओके, E की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो M यहाँ पे ले लूँ, ये नीचे ले लूँ, E की वैल्यू मैं लिख दूँ यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 सॉरी, और नीचे ले लिया 1.759 इंटू 10⁸ ओके, यहाँ से मुझे मिल जाएगा मास। मास का मतलब ये है दैट साइज, बोल सकते हैं ना, ठीक, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू मिली थी 9.108 इंटू 10⁻28 ग्राम, या तो फिर 9.108 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक? सो यहाँ पे इस लेक्चर को मैं ख़त्म करती हूँ। जितना मैंने समझा है एक बार टेक्स्ट बुक में से प्लीज़ ज़रूर रीड कीजिएगा सो दैट आपको क्लियर आउट हो जाए कि क्या है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।